बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तुम की तालिबात, उर्दू में आज आपका लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 9 में आज हम सबक पाकिस्तान की खुशहाली के मुतालिक पढ़ेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो किस तरह मुमकिन है, पाकिस्तान की खुशहाली में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, आज हम इस सबक से ये मालूमात लेंगे और इस सबक के अल्फाज मानी भी आपको साथ साथ बताऊंगी और फिर उसके बाद हम उसका मशक़ी काम करेंगे। तो आइए सफ़ा नंबर 90 खोलते हैं और इसको पढ़ते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है, यानी कि ये बताया गया है खेती बाड़ी जो है, ज़राअत की मानी क्या है, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी जो है वो इंसान के साथ साथ बहुत अरसे से है, जब से इंसान दुनिया में आया, क्योंकि इंसान को जो है वो खाने पीने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, लिहाजा उसने शुरू में ही अपना ये काम जो था खेती बाड़ी का, अनाज उगाने का, गल्ला बोने का, ये काम उसने शुरू कर रखा था। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि गलत ना होगा ये कहना कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम शुरू हो गया और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है और ग़िज़ा कहाँ से आती है, हासिल होती है, इन्हीं खेती बाड़ी की वजह से। इसकी वजह यह है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये ज़राअत का शोबा ही तो है जो खुराक पैदा करने में दिन रात लगा रहता है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अब यहाँ हमें अहमियत पता चली ज़राअत की कि हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है वो किस पेशे से मुंसलिक है, ज़राअत के पेशे से, खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक है, इसलिए हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क कहलाता है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी, इसको याद रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्लान बहुत अहम है कि पाकिस्तान की 70% आबादी देहात में रहती है और देहात में रहने वालों की अक्सरियत जो है वो ज़राअत के पेशे से या ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होती है, यानी वाबस्ता होती है और ज़राअत का काम करती है, खेती बाड़ी का। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। इनकी शब रोज़ मेहनत की बदौलत ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। दिन ब दिन इस ज़रई पैदावार में, अनाज में हमारे इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं। ज़राअत से मुल्क की मईशत मजबूत होती है, यानी मुल्क की जो ज़िंदगी है उसको सहारा मिलता है। यही वजह है कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत से अब आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही है जिससे हमें उठने बैठने, चलने फिरने और लेटने में मदद मिलती है। हमारे बहुत काम की चीज़ है ये। और रीढ़ की हड्डी की मुराद या रीढ़ की हड्डी का मतलब इसी तरह से लिया जाता है कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगियों में अहमियत रखती है। अगर खुदा न खास्ता रीढ़ की हड्डी में कोई नक्स वाक़ हो जाए, कोई कमी हो जाए, कोई खामी रह जाए तो इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है। मफलूज की मानी है काम करने के काबिल ना होना। इसी तरह ज़राअत हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। अगर ये शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो इससे मुल्क कमज़ोर होगा, यानी अगर हमारी ज़राअत खेती बाड़ी में जो है वो कमी आ जाएगी तो फिर हमारे मुल्क की मईशत पर, उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस का अमल दखल देखा जा सकता है। ज़राअत के शोबे में साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया। जिस तरह साइंस ने हर जगह जो है अपनी अहमियत बनवाई है, अपना लोहा मनवाया है, इसी तरह ज़राअत के शोबे में भी साइंस ने बहुत ज़्यादा इनकलाब यानी तब्दीलियाँ पैदा की हैं। आज से 30 साल पहले खेती बाड़ी के सारे काम इंसानी हाथों और चौपायों की मदद से अंजाम दिए जाते थे, यानी कि जानवरों की मदद से लिए जाते थे। खेत में हल चलाने, कुएं से पानी निकालने, गंदम की कटाई और गन्ने का रस निकालने के लिए चौपायों से काम लिया जाता था। शायद आपने देखा भी हो कि जो कुएं से पानी निकालने के लिए एक कुएं पे जो है वो इस तरह से बहुत सारे एक पहिया जैसा लगा हुआ होता था, उसमें छोटे छोटे डोल लगे हुए होते थे और उसको चलाता था एक बैल, बांध दिया जाता था जो गोल गोल घूमता रहता था कुएं के आसपास और उससे जो है पानी निकलता रहता था और पानी खेतों को मिलता रहता था। और इसके अलावा जो हल के आगे जानवर बनते थे उससे हल चलता था और इससे इस तरह से खेतों में काम लिया जाता था। तो ये सारे काम जो है इंसानी हाथ करते थे और चौपाई यानी कि जानवरों से काम लिया जाता था। अब साइंसदानों ने क्या किया कि साइंस ने किस तरह से इसमें तब्दीली पैदा की कि खेती बाड़ी के हर काम के लिए मशीनें ईजाद हो गई हैं। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया जाता है जो कि कम वक्त में ज़्यादा ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना देता है। हार्वेस्टर मशीन की मदद से फसल की कटाई और गुहाई का काम एक साथ अमल में आ जाता है, यानी फसल
काटने और फसल बोने दोनों में जो है वो हार्वेस्टर मशीन मदद करती है। ट्यूबवेल से खेत सैराब किए जाते हैं। ट्यूबवेल जो है बिजली से चलता है और बिजली की मदद से मिनटों में ही पूरे खेत को पानी मिल जाता है। गर्ज़ किसान के काम में तेज़ी आ गई है, इससे काम पहले की निस्बत तेज़ रफ्तारी से होता है। यानी कि पहले काम जो था वो महीनों में होता था, जो काम वो अब दिनों में होने लगा साइंस की बदौलत। ज़रूरी साइंसदान दिन रात तजुर्बात करते रहते हैं। वो खूब से खूब तर की तलाश में नए नए ताकतवर बीज तैयार करते हैं। नए बीज ज़्यादा पैदावार देते हैं। इसके अलावा इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़ बीमारियों को रोकने की ताकत जो है उसमें इन बीजों में ज़्यादा पाई जाती है। इन बीजों की बदौलत फ़ी एकड़ पैदावार में खतरख्वाह इजाफा हुआ है। यानी एकड़ जो है ये ज़मीन का रकबा होता है, ज़मीन कितनी है नाप कर ये फ़ी एकड़ के एतबार से देखी जाती है पैदावार कि इतने फ़ी एकड़ में इतनी पैदावार है, तो इसमें टोटल जो है वो कितनी पैदावार हुई होगी। इस इजाफे से मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा पैदावार होगी तो मुल्क खुराक के मामले में खुद कफ़ील होगा। इससे खुराक के मामले में दूसरे मुल्कों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर बाहर से खुराक दरामद की जाए तो इस पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है। ज़र मुबादला यानी पैसे देकर या अपने मुल्क की कोई चीज़ देकर उनसे अनाज ख़रीदना पड़ता है दूसरे ममालिक से। इसके बरक्स अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद अनाज पैदा करें तो हम इसे दूसरे मुल्कों को बरामद करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। यानी यही काम हम कर सकते हैं कि हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदने के बजाय अपने मुल्क में तरक्की दें, ज़राअत को, खेती बाड़ी को, और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज गल्ला उगाकर हम अपनी ज़रूरत भी पूरे करें, अपनी मुल्क की ज़रूरत भी, और एक्स्ट्रा जो ज़्यादा जो बच जाए अनाज गल्ला उसको दूसरे मुल्कों को देकर वहाँ से पैसे कमाए जाएँ और अपने मुल्क की तरक्की में काम आए ये पैसे। ठीक है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल से नवाजा है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सारे मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ है। पूरा पंजाब और सिंध की काफ़ी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर यहाँ की ज़मीन अपनी ज़रख़ेज़ी के एतबार से अपनी मिसाल आप है। यहाँ के नहरी निज़ाम का शुमार दुनिया के आबपाशी के बेहतरीन निज़ामों में होता है। यानी कि यहाँ पर जो निज़ाम है, नहरी निज़ाम इतना बेहतरीन है कि वो दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। अल्लाह ताला के फजल से हम गंदम की पैदावार में ख़ुद किफ़ायत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। यानी गंदम जो है हम इतनी उगा लेते हैं कि हम उसको अपने इस्तेमाल के अलावा भी दूसरे मुल्कों को दे सकें। हम इसे बरामद करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी चावल की दुनिया में बड़ी मांग है, बड़ी तलब है इसकी, बहुत इसकी डिमांड है। माना जाता है पाकिस्तानी चावल, यहाँ काश्त किए जाने वाले चावल अपनी खुशबू के लिहाज से बेमिसाल हैं। पाकिस्तान की एक अहम बरामदी फसल कपास भी है, रुई जिसे कहते हैं। इसे हम बैरूनी मुल्कों में बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाते हैं। आटे और चावल की मिलें, जो कारखाने लगे होते हैं आटे और चावल के, खुर्दनी तेल जिससे हम खाना पकाते हैं वो तेल, धागा और कपड़ा बनाने की कारखाने, ये सब ज़राअत से वाबस्ता हैं। इनमें ये कैसे चलते हैं ये मिलें और कारखाने? जब इनमें ज़राअत की मदद से खेती बाड़ी के ज़रिए से हासिल की जाने वाला जो अनाज है, जो कपास है, ये सब आएंगे इसमें इन कारखानों में तो ही काम होगा ना। तो ये सब ज़राअत से वाबस्ता हैं। यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ सनअती तरक्की भी मुमकिन होती है। इस तरह ज़राअत भी जब तरक्की करती है तो उसके साथ साथ ये मिले कारखाने भी चलते हैं और उससे हमारी सनअत जो है वो भी तरक्की करती है। खुर्दनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। अजनास कहते हैं गल्ले या अनाज को। तो उसके लिए जो है वो बीज होते हैं ना, तो बीज निकाले जाते हैं सोयाबीन के, सूरजमुखी के, कैनोला के, और इससे फिर तेल बनाया जाता है जो हम अपने खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में रोगनी अजनास इतनी मकदार में पैदा नहीं हो रही। ये मसला है हमारा कि थोड़ा सा कि इसमें यहाँ पर ऐसे बीज पैदा नहीं हो रहे जिससे कि हम रोगन निकाल सकें, तेल निकाल सकें। जितनी इनकी ज़रूरत है, हमें जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उतनी पैदावार नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हम बैरूनी ममालिक से पाम ऑयल दरामद करने पर मजबूर हैं। यानी नारियल का और खजूर का जो तेल है वो हम बाहर से मंगाने पर मजबूर हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी की ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। मुल्क में पैदा होने वाली चीनी हमारी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। मजबूरन हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। आप ये सब सुनते जा रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ जो है वो सही तौर पर जिसकी खेती बाड़ी हो रही है और किस चीज़ की में तरक्की की और किस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि रोगनी अजनास जो है हमें चाहिए, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, और
चीनी की काश्त में बेहतरी की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार में इजाफा करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने खुर्दनी तेल और चीनी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी के मोहताज ना हों। गंदम, चावल और दालों के अलावा सब्जियां और फल भी इंसानी खुराक का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क में हर तरह की सब्जियां पैदा होती हैं। अब तो जदीद तरीक़ों से की मदद से बेमौसमी सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, यानी कि गाजरें अगर आप सर्दियों में तसव्वुर करते थे कि वो आएंगी, तो कभी कभी अब वो गर्मियों में भी मिल जाती हैं, क्योंकि ये जदीद तरीक़ों से उगाई जा रही हैं। हमारे मुल्क में पैदा होने वाला आम दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ पैदा होने वाला कीनू भी उसकी उम्दा क्वालिटी की बदौलत पसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। इन फलों की बरामद से हम ज़रिए मुबादला कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम आता है। ज़राअत से वाबस्ता दीगर शोबों में कौन कौन से हैं? पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म और फ़िश फार्म शामिल हैं। पोल्ट्री फार्म कहते हैं जहाँ मुर्गियों को अफजाइश की जाती है। डेयरी फार्म कहते हैं जहाँ पर के गाय भैंसें होती हैं जो कि दूध देती हैं, दूध से दही, मक्खन, पनीर और वगैरह और मिलता है। और पोल्ट्री फार्म से हमें मुर्गियों का गोश्त और अंडे मिलते हैं। और फ़िश फार्म जो होता है, फ़िश फार्म भी बन गए हैं। अब मछलियों को वहाँ पर पाला जाता है और उनको वहाँ से उनकी अफजाइश करके वहाँ से उनको बेचा जाता है। अक्सर घरों में गाय भैंसें होती हैं, गाय या भैंस होती है, कुछ लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं। डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं, यानी चमड़े के जैकेट्स वगैरह कपड़े बनाए जाते हैं। इनका गोबर कुदरती खाद का काम देता है। गोबर को जलाकर जो है वो वैसे भी गैस भी तैयार की जाती है, और फिर ये गोबर जो है वो ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि पेड़ पौधों और खेती बाड़ी में मदद देता है, यानी कि उनको उनकी बेहतर अफजाइश में मदद देता है। कई किसान पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी करते हैं, यानी मुर्गियों का भी उनके यहाँ जो है वो फार्म होता है। पोल्ट्री फार्म से अंडों के अलावा गोश्त की ज़रूरियात पूरी होती हैं। कुछ किसान भाइयों ने मछली के फार्म भी बना रखे हैं, इनसे हमें मछली हासिल होती है। अगर मुल्क को खुशहाल करना है तो किसान को खुशहाल करना होगा, यानी अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़राअत और ये सारी जो हमें हमारे अजनास हैं ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और हमें दूसरों से लेना नहीं पड़ेगा। अगर हम ज़राअत को तरक्की दें तो हम अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकते हैं, हम गैर मुल्की इमदाद से बेनियाज हो सकते हैं, हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं। मगर इसके लिए एक ही नुस्खा है, और वो ये कि हम अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। हादसात की सूरत में माशी इमदाद फराहम करें, यानी कि किसान भाइयों की मदद कैसे की जा सकती है? उनको अगर कोई हादसा हो, कोई मसला हो, तो उसमें फ़ौरी माशी मदद करें, पैसों से मदद की जाए हुकूमती सतह पर। उन्हें सस्ते और मियारी बीज फराहम करें, खाद दें उनको अच्छी, ज़रूरी अद्वियात का छिड़काव जो होता है खेतों में वो करवाया जाए, और जो खेतों की मशीनरी है ट्रैक्टर वगैरह उसको सस्ता किया जाए। किसानों को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने के लिए रियायती नरखों पर तेल फराहम किया जाए, यानी ये सब चलाने के लिए भी तो ईंधन की ज़रूरत होती है ना, तो वो ईंधन जो है वो कम पैसों पर उनको दिया जाए। ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा किसान खुशहाल होगा, और किसान खुशहाल होगा तो फिर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा ज़राअत के हवाले से। ठीक है तालिबात, तो ये आपको अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये सबक। पाकिस्तान की खुशहाली ज़राअत को यहाँ पर मौजू बनाया गया कि ज़राअत के हवाले से हम किस तरह अपने पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके अल्फाज मानी। जी तालिबात, यहाँ बोर्ड पर देखिए, आपने पाकिस्तान की खुशहाली का टाइटल पेज बनाना है अपनी रसर की कॉपी में, और फिर उसके बाद अल्फाज मानी आपने करने हैं। ये आपके पास सामने लिखे हुए हैं अल्फाज मानी, इसी तरह आप उतारिएगा। मुंसलिक, वाबस्ता, मईशत, ज़िंदगी, नक्स, कमी, मफलूज, काम करने के काबिल ना होना, इनकलाब, तब्दीली, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, रोकने की ताकत, खुद किफ़ालत, अपने वसाइल पर गुजारा करने वाला, इजनास, जिन्स की जमा है, इससे गल्ला और अनाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल, खजूर या नारियल का तेल, यहाँ लिख लीजिएगा। और मांग के मानी है तलब, नर्ख के मानी है भाव, दाम या कीमत। ज़र मुबादला कहते हैं वो पैसा जिससे बैनुल अक़वामी तिजारत की जाए। ठीक है तालिबात, ये अल्फाज मानी आप देख लीजिए अच्छी तरह, कॉपी में उतारिए। अब हम आते हैं अपनी मश्क पर। मश्क में जो है वो पहला सवाल है आपका मश्की सवालात का, के सवालात के जवाब दीजिए, मुख्तसर जवाब दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। जी तालिबात, यहाँ पहला सवाल आपने पढ़ा, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें।
तो इसकी जो हेडिंग आप देख रहे हैं सामने, ज़राअत बहैसियत रीढ़ की हड्डी, ये हेडिंग डाल के आप सफ़ा नंबर 91 पर देख सकते हैं कि ज़राअत, पहला ही इसका जो पैराग्राफ है वो शुरू हो रहा है, ज़राअत से मुल्क की मईशत मजबूत होती है। आप मेरी बात गौर से सुने ताकि आपको समझ में आए कि जवाब कहाँ से लिखना है। हेडिंग डालने के बाद सफ़ा नंबर 91 पर आप पहली ही लाइन उसकी देखें सफ़े की, ज़राअत से मुल्क की मईशत मजबूत होती है। यही वजह है कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बखूबी आगाह हैं। अगर खुदा न खास्ता रीढ़ की हड्डी में कोई नक्स वाक़ हो जाए तो इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है। इसी तरह ज़राअत हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। अगर ये शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो इससे मुल्क कमज़ोर होगा। ये जवाब होगा आपका। दूसरा सवाल है, कौन सी सनतें ज़रई पैदावार की मरहून मिन्नत हैं? यहाँ हेडिंग आएगी ज़रई पैदावार की मरहून मिन्नत। अब कौन सी हैं वो सनतें? आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने, ये सब ज़राअत की ही, ये सब सनतें ज़रई पैदावार की मरहून मिन्नत हैं। क्या जवाब बताया मैंने आपको? आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने, ये सारी सनतें ज़रई पैदावार की मरहून मिन्नत हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको और अपनी कॉपी में उतारिएगा इस जवाब को। कुदरती खाद से क्या मुराद है? सवाल नंबर जी में इसकी हेडिंग आएगी कुदरती खाद। अब इसमें जो जवाब लिखना है वो क्या लिखना है आपको कि जो जानवरों के गोबर से कुदरती खाद बनती है, जानवरों के गोबर से कुदरती खाद बनाई जाती है। दाल सवाल है, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? इसकी हेडिंग है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म जो है वो हमें क्या देता है? डेयरी फार्म में हमें दूध और मक्खन वगैरह से जानवर पाले जाते हैं। डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। ठीक है, और इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। फिर सवाल है दरामदात और बरामदात से क्या मुराद है? दरामदात और बरामदात, हेडिंग आएगी आपकी। दरामदात दरअसल कहते हैं, दरामदात आप लिखेंगे कि दरामदात वो चीज़ें जो हम किसी दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं, किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में जो चीज़ें आती हैं पैसों के बदले जो हम ख़रीदते हैं वो दरामदात हैं। और जो चीज़ें हम किसी मुल्क को देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं वो हम बरामदात कहलाती हैं। ठीक है, दरामदात और बरामदात में क्या फ़र्क है? दरामदात वो होती हैं जो वो चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी मुल्क से लेते हैं और उनको पैसे देते हैं उसके बदले, और दरामदात वो होती हैं, बरामदात वो होती हैं जो कि हम किसी मुल्क को अपनी चीज़ें देकर उनसे पैसे लेते हैं। और ये जवाब आप देख लीजिएगा पीडीएफ में भी। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है इस जवाब को लिखने में तो पीडीएफ में देख लीजिएगा। फिर है दाल वाव सवाल नंबर, सनत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? सनत और ज़राअत का ताल्लुक़, सनत और ज़राअत का ताल्लुक़ जो है, सनत और ज़राअत का ताल्लुक़ कुछ इस तरह से है कि अगर हमारी ज़राअत जो है वो मज़बूत होगी तो उसके साथ साथ सनती तरक्की भी मुमकिन होगी। ठीक है, अगर हमारे मुल्क की ज़राअत मज़बूत होगी तो उसके साथ साथ मुल्क की सनती तरक्की भी मुमकिन होती है। ठीक है, इसका जवाब ये है। अब आते हैं बाकी काम पर, मश्की काम। सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 93 पर के दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। भैंस और गाय होती हैं ज़रई फार्म में, पोल्ट्री फार्म में, डेयरी फार्म में या फ़िश फार्म में? तो ये कहाँ होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ये डेयरी फार्म में होती हैं। इनसे दूध और इनकी खाल से चमड़ा बनाया जाता है और दूध और गोश्त हासिल किया जाता है। फिर बे है कि हार्वेस्टर मशीन काम आती है किसके लिए? फसल काटने और गाहने के लिए। ठीक है, फिर इसका जीम जो है, पाकिस्तान एक मुल्क है, कैसा मुल्क है? ज़रई मुल्क है। बीजों पर तजुर्बात कौन करते हैं? बीजों पर तजुर्बात साइंसदान करते हैं। पाम ऑयल का काम करता है, खाना पकाने के काम आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका सवाल है 4, 5 और 6, ये मैं आपको अगली क्लास में क़वायद के काम के साथ करवाऊँगी इंशाल्लाह।
तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आप एक बात गौर से सुन लीजिए कि नसर की कॉपी में आपने अल्फाज मानी के साथ साथ मश्की सवालात और सवाल नंबर 2 और 3 भी करना है। ठीक है, 2 है, सवाल नंबर 2 और ये 3 के बजाय 4 होगा। ठीक है, ये गलत नंबर लिखा हुआ है। तो आप सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 यानी कि अपनी नसर की कॉपी में अल्फाज मानी के साथ करेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ये सारा कवायद का काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।